हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम IND-IFS इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जो कि जैप का काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंड टफ कंपोनेंट है, इसके चैप्टर नंबर 37 एंड 38 विच आर पार्ट ऑफ मॉड्यूल डी, उसको डिस्कस करने वाले हैं। एंड एज यू नो, ये जो सेशन है इट इज़ पार्ट ऑफ द 25 लेक्चर सीरीज, जहाँ पर हमारी कोशिश है कि हर एक लेक्चर में एटलीस्ट +2 मार्क्स आप गेन करो उस लेक्चर को देखकर इन द अपकमिंग एग्जाम। दैट इज व्हाट वी एम फॉर। और इससे 25 इंटू 250 मार्क्स का हमारा जो टारगेट है वो डेफिनेटली रीच हो, राइट। तो मॉड्यूल डी के ये दो जो चैप्टर्स है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट मी टेल यू, इन लेक्चर्स को बहुत सारे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया है। भवेंद्र, नागार्जुन, अगम, विष्णु, अथर, विकास, पवन, प्रवीण, नवी, सूरज, कार्तिकेय, सुमनजीत, श्री कृष्ण, जय, सागर, दलीप, हिमांशी, अनुराजेश, कैबल्य, दीपक, किशोर, all of them, right? So I hope you are also enjoying. You can let us know by dropping a comment in the comment section. एंड लेट मी टेल यू, ये चैप्टर्स जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले मई 2023 में अराउंड 5 क्वेश्चन जो है देखे गए थे फ्रॉम दीज चैप्टर्स, सो दैट मेक्स दीज चैप्टर्स रियली रियली इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आगे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत ही बढ़िया टॉपिक्स है इसमें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई होप यू विल एंजॉय द सेशन, नॉट जस्ट अंडरस्टैंड बट इवन एंजॉय द सेशन। तो ठीक है, सबसे पहले चैप्टर नंबर 37 हम डिस्कस कर रहे हैं। नेचुरली ये चैप्टर डिवाइडेड है इनटू फैक्टरिंग, फोरफिटिंग एंड ट्रेड्स। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें मोस्टली डील करती हैं बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। और बायर्स एंड सेलर्स में जो बायर्स होते हैं इनके कई सारे जो है नखरे होते हैं। उनमें से एक होता है कि इमीडिएटली मैं पैसे तुम्हें नहीं दूंगा, आई वांट सम थिंग टू बाय ऑन क्रेडिट। क्रेडिट यानी कि वो सामान दे दो, लेटर ऑन आई गिव द मनी। तो ऐसे में होता ये है कि जो सेलर है, सेलर तो चलो ये सामान दे दे, बट सेलर को अगर आगे प्रोडक्शन करना है या फिर अपने एक्टिविटीज़ कैरी आउट करनी है, सैलरीज जो पीपल हैं वहाँ पर उनको देना है, तो उसके लिए तो सेलर को वर्किंग कैपिटल तो चाहिए ना। तो सारे के सारे सामान जो बनाकर इस तरीके से या सेल करने के बाद अगर पेमेंट उसको बिल्कुल नहीं मिल रही है, तो दैट विल कॉज एन इश्यू। ऐसे में सेलर क्या कर सकता है, सेलर यूज कर सकता है इन ऑप्शंस का, फैक्टरिंग, फोरफेटिंग, ट्रेड्स वगैरह का। ओके, तो ये कैसे काम करते हैं, व्हाट डू दीज मीन, ये सब हम देखेंगे इन दिस सेशन। फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद फैक्टरिंग, जहाँ पर डेफिनेशन, हिस्ट्री, टाइप्स क्या है फैक्टरिंग के, बिल डिस्काउंटिंग का मतलब क्या है, उसको फैक्टरिंग से हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, फीस क्या इन्वॉल्व है ऑफ द फैक्टर जो यहाँ पर होता है, एडवांटेजेस क्या है फैक्टरिंग के, ये सब देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। एक एक चीज़ को हम लिंक करते हुए एग्जाम्पल्स के थ्रू, विजुअल्स के थ्रू बहुत आराम से समझेंगे। तो द फर्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। तो इसके लिए हम पहले फैक्टरिंग को समझने से पहले बिल डिस्काउंटिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो इसमें होता क्या है, देयर इज दिस बायर एंड सेलर। बायर जो है उसने खरीदा, कुछ सामान लिया सेलर से, सेलर ने उसे बिल थमा दिया। ठीक है, सेलर के पास एक उस बिल का एक कॉपी है, एंड देन वो बिल उसे दे दिया। अब बायर ने क्या किया, शुरू किया नखरे दिखाना, आई कैन नॉट पे इट नाउ। ठीक है, क्रेडिट पे मुझे चाहिए ये। तो बिल डिस्काउंटिंग में होता क्या है, ये जो बिल है उसे बैंक के पास ले जाया जाता है। बैंक यहाँ पर आप देख सकते हो, बिल 100 रुपए का अगर बना हुआ है, तो बैंक उस पर डिस्काउंटेड वैल्यू, डिस्काउंटेड अमाउंट जो है सेलर को दे देता है। सेलर कहता है कि चलो छोड़ो, 20 रुपए गए तो गए, लेकिन मुझे 80 रुपीज़ तो मिल गए, क्योंकि मुझे अभी के लिए चाहिए, अभी के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है फॉर द वर्किंग कैपिटल, दैट मनी इज रिक्वायर्ड फॉर मी। ओके, तो 80 रुपीज़ यहाँ पर जो है बैंक इज गोइंग टू गिव टू द सेलर। तो ये क्या हुआ, बिल लेने के बाद उसे डिस्काउंट किया गया, दिस थिंग। अब फैक्टरिंग में क्या होता है, फैक्टरिंग ऑल्सो इज अ सिमिलर प्रोसेस, लेकिन यहाँ पर छोटा सा डिफरेंस है। व्हाट इज दैट छोटा सा डिफरेंस, क्या है, यहाँ बायर को बिल थमाया गया और बायर ने अगेन कहा कि आई कैन नॉट पे इट नाउ। तो ऐसे में सेलर का जो यहाँ पर है बिल जो उसके पास है वो सबमिट कर सकता है टू द बैंक।
आप इस डिफरेंस को नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो भी अमाउंट है, अगर 100 रुपीज़ का बिल है तो द बैंक इज गोइंग टू गिव 100 रुपीज़ टू द सेलर। ऑफ कोर्स एक साथ नहीं, अपफ्रंट जो है मोस्टली 80% दिया जाता है, 80 रुपीज़ दिया जाता है, एंड देन लेटर ऑन 20 रुपीज़ भी दे दिए जाते हैं। बिल डिस्काउंटिंग में क्या होता है, 20 रुपीज़ नहीं दिए जाते, 20 रुपीज़ बैंक का प्रॉफिट है। ठीक है, तो फैक्टरिंग में क्या है, सारे पैसे दे दिए जाते हैं लेकिन इन इंस्टॉलमेंट्स, 2 बार में इस तरीके से। ठीक है, इनिशियली 80 रुपीज़ दे दिया, देन 20 रुपीज़। अब इस पूरे चीज में बैंक का क्या फायदा हुआ, बिल लिया, सारे पैसे दे दिए, बैंक का क्या फायदा हुआ, तो बैंक को छोटा सा जो है फीस देने का काम किया जाता है बाय द सेलर। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम थिंग, कान ऐसे पकड़ो वाली बात है, लेकिन यस फैक्टरिंग में ये चीज होती है। दिस इज द प्रोसेस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मीनिंग क्या है, कंपनी के इनवॉइसेस एंड बिल्स को फाइनेंस करने का एक तरीका होता है जहां पर जो सेलर है, दैट सेलर कैन पिक और टेक सम मनी फ्रॉम द मार्केट। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर फैक्टर, तो फैक्टर की काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, फैक्टर यानी कि ये जो बैंक है बीच में, दिस एंटिटी इज कॉल्ड द फैक्टर। तो दिस फैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्रेडिट प्रोवाइड करना, पैसे प्रोवाइड करना, टू होम, टू द सेलर। ठीक है, जो भी सेलर है उसे पैसे देना। दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको नोट करना होगा, क्रेडिट कंट्रोल तो किया, अब सेल्स लेजर एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सेल्स रिलेटेड सारी की सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रांजैक्शन रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी किया जाता है। एंड सारे सेल्स एंड बिजनेस जो सेलर के हैं वो इस अब फैक्टर जब इन्वॉल्व हो जाएगा तो फैक्टर के थ्रू होते हैं। ठीक है, फैक्टर उस सभी चीज़ों को सुपरवाइज करता है एंड संभालता है। अब यहाँ कलेक्शन एक्टिविटीज भी किए जाते हैं, तो ये जो पैसे हैं बैंक ने सेलर को दे दिए। अब क्या होगा, लास्ट में जब पीरियड हो जाएगा, फैक्टरिंग का पीरियड हो जाएगा, देन द बायर विल पे 100 रुपीज टू द बैंक। तो ये कलेक्ट करने का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी इज विद द फैक्टर। अब सेक्शन 20J जो फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट है, फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट एक्चुअली रेगुलेट्स दिस प्रोसेस इन इंडिया। तो इस एक्ट के सेक्शन 20J में यू विल फाइंड की फाइनेंसिंग ऑन रिसीवेबल्स क्रेडिट बाय बैंक अगेंस्ट रिसीवेबल्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ये सारे जो है फैक्टरिंग बिजनेस का यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है। जो भी रिसीवेबल्स है उसके सामने फाइनेंस देना यानी कि पैसे देना, बट इसमें कुछ चीजें इंक्लूडेड नहीं है, एक्सेप्ट दिया हुआ है क्रेडिट बाय बैंक अगेंस्ट रिसीवेबल्स। ठीक है, क्रेडिट बाय बैंक उसके सामने आपको जो है ये पैसे नहीं देने, या फिर रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से रिलेटेड कोई बिल बना हुआ है तो वहां पर आप फैक्टरिंग नहीं कर सकते। तो दिस इज व्हाट इज गिवन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इसने बेचे और ये फैक्टरिंग प्रोसेस करना चाहता है तो नहीं हो सकता है, बिकॉज एग्रीकल्चर इज नॉट इंक्लूडेड। यहाँ पर दो तरीके के होते हैं जो फैक्टरिंग है मेनली। वन इज कॉल्ड रिकोर्स, यानी कि आप सारा का सारा प्रोसेस वापस कर सकते हो। दूसरा इज विदाउट रिकोर्स। ठीक है, तो इंडिया में विदाउट रिकोर्स इज नॉट अलाउड, इंडिया में रिकोर्स अलाउड है। ठीक है, तो दैट इज द थिंग, रिकोर्स एंड विदाउट रिकोर्स क्या होते हैं आगे हम देखेंगे। सो द कंपनी यहाँ पर जो है सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट कर देती है। कंपनी इज व्हाट, ये सेलर है। ठीक है, सेलर सेल ऑफ गुड्स कर दिया टू द डेटर। डेटर कौन है, जो बायर है, दैट इज द डेटर, उसके ऊपर डेट है, इजंट इट। सेल ऑफ गुड्स हो गए। अब ये रिसीवेबल्स जो है वो फैक्टर को असाइन किए, यानी कि बिल्स इसको दिए, तो फैक्टर ने डिस्काउंटेड जो मनी है यानी कि 80 रुपीज इनिशियली जो देना है वो दे दिया। अब जब पीरियड एक्सपायर हो जाता है, यानी कि पूरा फैक्टरिंग का एक पीरियड होता है वो एक्सपायर हो गया, तो डेटर इज गोइंग टू पे टू द फैक्टर। दैट इज द थिंग, आई होप दैट इज क्लियर। अब हिस्ट्री देख रहे थे, इसका ओरिजिनेशन जो है 16th सेंचुरी में हुआ। काफी सारे एक्सपोर्टर्स थे, मेनली एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ये यूज किया जाता है। ठीक है, डोमेस्टिक फैक्टरिंग भी होती है जहां पर दोनों बायर एंड सेलर दोनों ही सेम कंट्री में बिलोंग करते हैं, के सेम कंट्री में प्रेजेंट होते हैं। और इंटरनेशनल फैक्टरिंग, ये भी दो तरह के हैं, एक तो डोमेस्टिक यानी कि लेट्स से इंडिया के अंदर खाली हैं, और बायर एंड सेलर दोनों यहीं पे। इंटरनेशनल फैक्टरिंग में क्या हुआ, इंडिया में पर्सन है जो कि एक्सपोर्टर बन जाता है, यूएस में जो पर्सन है दैट बिकम्स इंपोर्टर। सो दिस एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर के बीच का जो फैक्टरिंग है दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल फैक्टरिंग। बायर एंड सेलर दोनों अलग अलग कंट्रीज में है। ठीक है,
18 सेंचुरी में काफ़ी वाइड स्प्रेड हुआ अमेरिकन कॉलोनीज में, 1950s लंदन में, एज वी नो द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड ऑल, ये चीज़ें जब बहुत ही चरम सीमा पे चली गई थी, देन वी हैड फाइनेंसिंग से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ें हुई थी, राइट। फैक्टरिंग विदाउट नोटिफाइंग सॉरी बायर्स, सिंपल एंड कॉन्फिडेंशियल ट्रांजैक्शन था। और ये यहाँ पर क्या हो रहा है, कई बार बिना बायर को बताए ये चीज़ की जाती है, तो बायर को बताने की बहुत ज़्यादा कई बार ज़रूरत नहीं पड़ती, एंड देन बायर जब पेमेंट करता है तो थ्रू द बैंक या थ्रू द एंटिटी करता है और उसको ही वो पैसे दे दिए जाते हैं। तो ये काफ़ी लुक्रेटिव था, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, सेलर को सेल भी कर दे रहा है और सारे पैसे भी वापस आ जा रहे हैं, ऑल्दो थोड़ा सा फीस देना पड़ रहा है, ठीक है। तो बट दीज आर द थिंग्स। तो अब सर्विसेज क्या है, फैक्टर्स के प्री पेमेंट से रिलेटेड सारे जो ट्रांजैक्शन है वो करने हैं। सेल्स लेजर एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, सेल्स लेजर एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सेल्स रिलेटेड सारे के सारे ट्रांजैक्शंस राउट होंगे थ्रू द फैक्टर। इसके साथ क्रेडिट प्रोटेक्शन यानी कि जो पैसे हैं, प्रोटेक्शन यहाँ पर जो भी सामान दिया गया है उसके सामने बैंक इज गोइंग टू गिव, द फैक्टर इज गोइंग टू गिव मनी टू द सेलर, तो यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा रहा है, यानी कि जो भी वर्किंग कैपिटल है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का काम भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फाइनली कलेक्शन जो हैं बायर्स से जो पैसे आने हैं उसको भी फैक्टर्स कलेक्ट करते हैं। अब टाइप्स क्या है फैक्टरिंग के, सबसे पहला है रिकोर्स। अब ये पूरा सीक्वेंस देखिएगा डायलॉग का, यहाँ पर सबसे पहले बायर कहता है कि आई कैन नॉट पे द मनी। अब मेच्योरिटी 6 मंथ्स, लेट से मेच्योरिटी है इस फैक्टरिंग जो एग्रीमेंट है उसका, 6 मंथ्स के बाद भी बायर कह देता है मैं पैसे नहीं दे सकता, तो इस पर्टिकुलर थिंग को हम डिफॉल्ट कहते हैं। तो बैंक जो फैक्टर है वो कहता है कि बायर हैज डिफॉल्टेड, तो सेलर कहता है कि व्हाट शुड आई डू, ठीक है। ऐसे में अगर रिकोर्स अवेलेबल है तो पूरा प्रोसेस रिवर्स हो सकता है। प्रोसेस रिवर्स होने का मतलब क्या है, फैक्टर ने पैसे दिए थे सेलर को, अब ये पैसे वो वापस मांग सकता है, सेलर को डेफिनेटली देना होगा। अगर उनके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि दिस प्रोसेस इंक्लूड्स रिकोर्स, रिकोर्स यानी कि सारी चीज़ें वापस हो जाए, 80 रुपीज़ जो इनिशियली दिया गया था वापस कर दो, एंड देन आपके ने अपने बिल्स तुम ले लो, क्योंकि ये तो पे नहीं कर रहा, तुम अपना संभालो, दैट इज रिकोर्स। विद नॉन रिकोर्स यानी कि यहाँ पर रिकोर्स अवेलेबल नहीं है, विदाउट रिकोर्स में क्या होता है, अगेन बायर सेम थिंग कहता है एंड द फैक्टर इज सेइंग कि यहाँ डिफॉल्ट हुआ है, सेलर इज सेइंग व्हाट शुड आई डू। ऐसे में फैक्टर क्या करेगा, क्योंकि ये रिकोर्स नहीं है, सेलर से फैक्टर पैसे मांग नहीं सकता वापस, ठीक है। ऐसे में सेलर खुद ही देखेगा, आई विल बेर इट, आई विल सी, ठीक है, कैसे वसूलना है इस पर्टिकुलर बायर से, दैट इज द हेडेक ऑफ द फैक्टर। उसको इस चीज से रिलेटेड कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। सेलर को यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ नहीं करने की जरूरत होती है। तो विदाउट रिकोर्स, तो विदाउट रिकोर्स में आप देख रहे हो कि फैक्टर का थोड़ा सा लॉस हो रहा है, इस वजह से फैक्टर ज़्यादा विदाउट रिकोर्स करने का जो काम है वो नहीं करते हैं, विदाउट रिकोर्स इज डिफिकल्ट फॉर देम। सो विदाउट रिकोर्स इंडिया में एक्चुअली इंक्लूडेड नहीं है। अब डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फैक्टरिंग देख लेते हैं। डोमेस्टिक में जो बायर एंड सेलर इंडिया या फिर सेम कंट्री में होते हैं, इंटरनेशनल में बायर एंड सेलर आर इन डिफरेंट कंट्रीज। मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड, इसका मैंने बताया आपको कि क्रेडिट पीरियड होता है, यानी कि थोड़े पीरियड के बाद बायर को पैसे वापस करने हैं, तो वो कितना है, मैक्सिमम कितना अलाउ किया गया है इंडिया में, वी हैव अलाउड 150 डेज, ओके, 150 डेज अलाउ किया गया। And also 150 days is around 5 months, so ग्रेस पीरियड इसमें 60 डेज का मिलता है, 60 डेज का ग्रेस पीरियड, यानी कि 150 डेज में तो रिटर्न कर ही देना है, लेकिन अंडर सर्टेन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस 60 डेज एक्स्ट्रा भी दिया जा सकता है, ओके। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक रिपोर्ट है जो कि फैक्टर प्रिपेयर करता है, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट। तो इस फैक्टर को बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, एक तो पैसे दो सेलर को, दूसरा उसका बिजनेस थोड़ा बहुत जो है उसके थ्रू राउट होता है, तीसरा जो पैसे आएंगे उसे संभालना होता है, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर अलॉन्ग विद प्रोवाइडिंग क्रेडिट। तो इस सभी चीज़ों से रिलेटेड एक रिपोर्ट बनना ज़रूरी है, तो दैट इज़ द मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जहाँ पर डेटर्स जो भी बायर्स हैं इनके नाम और उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा, वीकली अकाउंट्स के जो स्टेटमेंट्स है सेलर्स के वो यहाँ पर होंगे, ऑल्सो सेल्स एनालिसिस सेलर का सारा कुछ रहेगा वहाँ पर, आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेस जो भी है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स यहाँ पे होंगे, ठीक है।
ये सारी चीज़ें प्रिपेयर की जाती हैं एज पार्ट ऑफ द MIS रिपोर्ट, ठीक है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट। कौन प्रिपेयर करता है? ये फैक्टर प्रिपेयर करता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें संभालनी है तो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करना, कंसोलिडेट करना चीज़ों को ज़रूरी है। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द प्रोसेस। तो प्रोसेस हम देख चुके हैं, कुछ और बातें इससे रिलेटेड करेंगे। यहाँ पर पर्पस क्या है? डेट्स जो बायर के हैं फैक्टर को हम असाइन कर देते हैं, यानी कि जो यहाँ पर जो बायर है उससे कलेक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, पैसों को कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर को मिल जाती है, राइट। और इसमें कोई सब लिमिट है क्या ईच बायर से जो भी पैसे लेने हैं या फिर जो अमाउंट है उसका कोई लिमिट है? यस, ये ईच बायर से, जो भी एक बहुत सारे बायर से डील कर रहे होंगे, ईच बायर से जो पैसे लेने हैं या फिर ट्रांजैक्ट करना है, दैट इज फिक्स्ड एंड द सम इज टेकन फॉर ओवरऑल लिमिट। तो यहाँ पर अलग अलग बायर से, लेट्स से बायर 1, बायर 2, बायर 3, तो ईच बायर से रिलेटेड लिमिट है एंड ओवरऑल लिमिट्स भी होते हैं, जिसके लिए इन सभी का सम करके देन उस लिमिट को कैलकुलेट किया जाता है। वी आर नॉट गोइंग टू डीप इनटू द लिमिट बिकॉज बुक में नहीं है, बट देन इस चीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब इंटरनेशनल फैक्टरिंग सिस्टम में कई सारे जो है टाइप्स हैं, वी विल डिस्कस देम वन बाय वन। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक अगर आपको समझ में आ गया टू फैक्टर सिस्टम, तो बाकी सब बहुत ही ईजी है। तो लेट अस टेक द एग्जांपल कि देयर इज दिस एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर। तो एक्सपोर्टर इंपोर्टर, जो एक्सपोर्टर है इस बार यूएस में है एंड इंपोर्टर इंडिया में है, ठीक है। इंपोर्टर क्या करता है? सामान लेगा एंड देन इंपोर्टर एक्चुअली बायर, डेटर यहाँ पर है, ठीक है। इंपोर्टर इज द बायर। अब बायर कहाँ पर है? इंडिया में है। एक्सपोर्टर कहाँ पर है? एक्सपोर्टर इज इन यूएस। अब इन दोनों से रिलेटेड एक एक फैक्टर होते हैं। यूएस में एक फैक्टर होगा जिसे एक्सपोर्ट फैक्टर कहा जाएगा, इंडिया में एक फैक्टर होगा जिसे इंपोर्ट फैक्टर कहा जाएगा। सिंपल, समझ में आ गया? अब इनके बीच का जो ट्रांजैक्शन है वो होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर है उनके बीच में एग्रीमेंट होगा कि अरे ये जो सामान है वो तुम मुझे दे दो, एंड देन ये जो पैसे हैं आई गिव लेटर ऑन, और हम इसके लिए फैक्टर्स को अपॉइंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दो फैक्टर्स एक्चुअली अपॉइंट होते हैं। नॉर्मली एक ही होता है अगर डोमेस्टिक है इंडिया के अंदर ही। दो फैक्टर्स इसीलिए क्योंकि कम्युनिकेट करना है अगर इंपोर्टर से तो इट इज़ डिफ़िकल्ट, एक्सपोर्टर से करना है तो एक्सपोर्ट फैक्टर कैन डू, दूसरे कंट्री में तो इट इज़ डिफ़िकल्ट, समझना डिफ़िकल्ट है, वहाँ ऑथेंटिकेट करना डिफ़िकल्ट होता है, ऑल ऑफ दिस। तो जस्ट फॉर ऑथेंटिकेशन कि हाँ ये पर्सन है यहाँ पर, ये कंपनी यहाँ पे है और ये पैसे इस तरीके से जा रहे हैं, ये सामान इस तरीके से जा रहा है, उसको ऑथेंटिकेट, यानी कि ये बात सही है, इस चीज़ को गारंटी करने के लिए दो फैक्टर्स होते हैं। ये एक एग्रीमेंट होती है सेलिंग एंड देन बाद में पेमेंट का। और फिर एक्सपोर्टर का एक्सपोर्ट फैक्टर के साथ एग्रीमेंट होता है, इंपोर्टर इंपोर्ट फैक्टर के साथ एग्रीमेंट करते हैं। तो सारे एग्रीमेंट कर लिए। अब क्या होगा? ये जो सामान है भेज देगा टू द इंपोर्टर। सामान भेजने के बाद उसका जो बिल है वो बिल लेकर आएगा एक्सपोर्ट फैक्टर के पास, और ये एक्सपोर्ट फैक्टर एक्चुअली इस बिल को चेक कराएगा थ्रू द इंपोर्ट फैक्टर। इंपोर्टर से ये चीज़ चेक होती है, कंफर्म होती है, तब एक्सपोर्ट फैक्टर क्या करेगा? यहाँ से पैसे दे देगा एक्सपोर्टर को। एक्सपोर्टर ने सामान दे दिया लेकिन ये बाद में पे करेगा, इजंट इट? पैसे इसको दे देगा। इधर 80% अमाउंट मोस्टली दिया जाता है, तो 80% अमाउंट दे देगा। अब इसके बाद जब मेच्योरिटी हो जाता है, जो भी फीस वगैरह है ये इसको पे कर देगा। जब पीरियड मेच्योर हो जाता है तब ये एक्सपोर्ट फैक्टर जो है इंपोर्ट फैक्टर को इन्वोक करता है, और फिर इससे पैसे जो है, पैसे इंपोर्ट फैक्टर के पास जाते हैं, थोड़ा कमीशन कटता है, फिर एक्सपोर्ट फैक्टर के पास जाते हैं। तो ये फाइनली ये पैसे इसके पास, और फिर एक्सपोर्टर ने ये जो एक्सपोर्ट फैक्टर है उसे फीस दे दिए, ठीक है। सेम प्रोसेस है लेकिन दो लोग इसमें इन्वॉल्व है, दो फैक्टर्स इन्वॉल्व है, दैट इज द थिंग, ठीक है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फैक्टर से रिलेटेड उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ऑल द फोर सर्विसेज प्री पेमेंट, जो भी चीज़ें करनी है पेमेंट से पहले, वो सारी कुछ सारे प्रोसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीमेंट करना, एग्री करना कि कितना पे करना एंड ऑल, सेल्स लेजर, एडमिनिस्ट्रेशन, क्रेडिट प्रोटेक्शन, कलेक्शन, सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, ओके। दैट इज द टू फैक्टर सिस्टम, क्योंकि टू फैक्टर्स यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट टू फैक्टर है। अब सिंगल फैक्टर सिस्टम का मतलब क्या है? सिंपल है। सिंगल फैक्टर सिस्टम में वी हैव दो फैक्टर्स यहाँ पर होते हैं, लेकिन एक फैक्टर जो कि इंपोर्ट फैक्टर है वो एक्चुअली ऐसा है कि इन्वोक किया जाता है, वो एक्टिव नहीं होता है। सारे प्रोसेसेस जो है एक्सपोर्ट फैक्टर के थ्रू ही होते हैं, लेकिन इंपोर्ट फैक्टर एक्टिव नहीं होता है। सेम थिंग, एग्रीमेंट्स होंगे यहाँ पर, और इसके बाद
चेक वगैरह किया जाएगा। तो यहाँ ये एग्रीमेंट हो गया, सेलिंग हो गई। सेलिंग होने के बाद ये जो है खुद ही चेक करेंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट फैक्टर इज गोइंग टू चेक फ्रॉम द इम्पोर्टर, जो भी बिल्स है वो कंफर्म करेगा और फिर पैसे इसको दे देगा। तो इम्पोर्ट फैक्टर अभी तक जो है पिक्चर में नहीं आया है। पैसे इसे दे दिए एंड फाइनली जब पैसे लेने हैं तो इम्पोर्टर डायरेक्टली एक्सपोर्ट फैक्टर को पैसे दे देता है, इसको 20% मिल जाता है, फीस इसको मिल जाता है। अब लेट्स से एट द एंड ऑफ द फैक्टरिंग पीरियड इम्पोर्टर डिनाइज टू पे, इम्पोर्टर कहता है कि मैं जो पैसे हैं वो नहीं दे सकता। तो ऐसे में इम्पोर्ट फैक्टर को इन्वोक किया जाता है कि भाई जाओ और पूछो कि पैसे क्यों नहीं दे रहा है वो, ठीक है। तब ये जाकर इनसे पैसे वसूलने का काम करता है, एक्सपोर्ट फैक्टर को पैसे देता है एंड देन एक्सपोर्टर को ये मिलता है, ठीक है। दैट इज सिंगल फैक्टर सिस्टम, जहां पर दो फैक्टर्स हैं लेकिन इंपोर्ट फैक्टर इन्वोक किया जाता है इन सर्टेन सिचुएशंस ओनली। ये सारा कुछ आपको यहाँ पर दिया गया है। एंड जो पीरियड है वो नोट डाउन करना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर 90 डेज के अंदर ये पेमेंट नहीं होता है, ठीक है, जो भी पेमेंट का पीरियड दिया गया है उसके बाद does not pay in 90 days, import factor pays to export factor, import factor इसको पे कर देता है एंड फिर इंपोर्टर से पैसे वसूलता है, ठीक है। 90 डेज इज द लिमिट जो भी पेमेंट का कहा गया उसके बाद, ठीक है। तो दैट इज द थिंग, 90 डेज के अंदर ये पेमेंट हो जानी चाहिए। तो दैट इज सिंगल फैक्टर सिस्टम। सिंगल फैक्टर मतलब एक ही फैक्टर है ऐसा नहीं है, दोनों होते हैं लेकिन एक फैक्टर को इन्वोक किया जाता है ओनली इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस जहां पर इंपोर्टर डिफॉल्ट करने लगता है। अब नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपोर्ट फैक्टरिंग सिस्टम ये प्योरली सिंगल फैक्टर सिस्टम है। यहाँ पर ओनली एक फैक्टर होता है, इंपोर्टर होगा, एक्सपोर्टर होगा, और क्योंकि डायरेक्ट एक्सपोर्ट फैक्टरिंग सिस्टम है तो ओनली एक्सपोर्ट फैक्टर होगा, यानी कि एक्सपोर्टर जहाँ पर है उसी कंट्री में फैक्टर होगा एंड दैट पर्सन इज कॉल्ड अ एक्सपोर्ट फैक्टर। इसी के थ्रू सारा कुछ होता है, सारी डिस्कशन इसी के थ्रू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले सप्लायर एंड एक्सपोर्ट फैक्टर जो है इनके बीच एक एग्रीमेंट होती है, गुड्स की डिलीवरी होती है सेकेंड पार्ट में, जो भी उसके अकाउंट्स इन सारा कुछ असाइन होता है टू द एक्सपोर्ट फैक्टर। अब फोर्थ में फंड्स जो है सप्लाई कर दिए जाते हैं, सप्लायर को आप दे दिए जाते हैं, बायर पेमेंट कर देता है टू द एक्सपोर्ट फैक्टर। सेम थिंग होती है इन द डायरेक्ट इंपोर्ट फैक्टरिंग सिस्टम, जहां पर इंपोर्ट फैक्टर जो है सिंगल फैक्टर यहाँ पर होता है, इंपोर्टर के कंट्री में फैक्टर होता है और एक्सपोर्टर के कंट्री में नहीं होता है। तो दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट फैक्टरिंग सिस्टम। आई होप दैट इज क्लियर। अब ये क्वेश्चन आंसर करते हैं, इन विच अमंग द फॉलोइंग काइंड ऑफ इंटरनेशनल फैक्टरिंग द इंपोर्ट फैक्टर कम्स इनटू focus only if the buyer defaults in making the payment, सिंगल फैक्टर सिस्टम इज द आंसर। जस्ट नो वी हैव सीन अगर डिफॉल्ट हो जाता है ओनली देन उसे इन्वोक किया जाता है जो इंपोर्ट फैक्टर है। सो दैट इज सिंगल फैक्टर सिस्टम, ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो वी हैव सीन टाइप्स क्या होता है, फटाफट से जो डिफरेंसेस है बिटवीन बिल डिस्काउंटिंग फैक्टरिंग वो देख लेते हैं। तो बिल डिस्काउंटिंग में वी हैव कि जो बिल डिस्काउंटिंग किया जाता है मोस्टली बाय द बैंक्स, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट है, यानी कि एसेट्स लायबिलिटीज एंड द बैलेंस बिटवीन देम हैज टू बी रियली गुड, ठीक है। और यानी कि बिजनेस काफ़ी सही से और अकाउंट्स काफ़ी सही से जो है मैनेज्ड होने चाहिए। अकाउंट सही से मैनेज होने के लिए उनमें जो सम आ रहा है जा रहा है वो सही से मैनेज होना चाहिए, ओके। तो दैट इज़ द थिंग, और कोलेटरल्स भी सही से मैनेज होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम फैक्टरिंग की बात करें तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बैंक्स यहाँ पर जो हैं वो वीक बैलेंस शीट के साथ भी इस फैक्टरिंग बिजनेस को कर सकते हैं, क्योंकि जो भी पैसे दिए जा रहे हैं दैट इज़ नॉट आउट ऑफ द बैलेंस शीट। यहाँ पे पैसे जो दिए जा रहे हैं उसके सामने आपको फीस जो भी है वो मिल जाती है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, बिल डिस्काउंटिंग में पैसे वसूलने होते हैं, 20 रुपीज़ अपने पास रखने होते हैं तभी आपको पैसे मिलेंगे। यहाँ पे फीस दे दी जाती है, ठीक है। इस वजह से जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट होने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलवेज रिकोर्स के साथ होता है, ये विदाउट रिकोर्स भी हो सकता है। जॉब ऑफ एक्सपोर्टर कलेक्शन होता है, कलेक्शन यानी कि पैसे ले के बैंक को देने का काम बिल डिस्काउंटिंग में जो एक्सपोर्टर है उसका होता है, ठीक है, जो भी सेलर है उसका होता है। बट फैक्टरिंग में क्या होता है, फाइनेंसिंग अकाउंट्स यहाँ पर सॉरी जो कलेक्शन का जॉब है दैट इज ऑफ द फैक्टर, यानी कि जो सेलर है, बायर सेलर एंड फैक्टर, तो बायर से पैसे लेने का काम फैक्टर का होता है,
बट अगर हम बिल डिस्काउंटिंग में देखें तो बायर डायरेक्टली सेलर को पे करता है, और फिर वो पैसे पूरे जो हैं जो भी यहाँ पर बैंक है उसे मिलते हैं। तो बैंक उसमें से 20 रुपीज़ रख लेता है, क्योंकि 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा वो जो भी है वो रख लेता है। फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन बेस्ड होता है, यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उसके ऊपर फाइनेंसिंग होती है। अकाउंट्स रिसीवेबल लेजर बेस्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फाइनेंसिंग होती है दैट इज बेस्ड अपॉन द रिसीवेबल्स, राइट। जितना भी रिसीवेबल्स है उसके बेसिस पर ये होता है। इट इज़ ओनली अ मोड ऑफ फाइनेंसिंग, यहाँ पर ये जो बिल डिस्काउंटिंग है दैट इज़ ओनली अ मोड ऑफ फाइनेंसिंग। यहाँ जो बैंक है इसके और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होते हैं, फाइनेंस दे दिया पैसे ख़त्म। बट फैक्टर के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सेल्स रिलेटेड चीज़ें देखना है फैक्टर को, बाकी जो MIS रिपोर्ट वगैरह बनाना है, ऑल ऑफ दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो काफ़ी सारे होते हैं। असाइनमेंट ऑफ डेट यहाँ पर नहीं होता है, यानी कि जो बायर है, सेलर है, देन द बैंक। तो यहाँ पे क्या होता है, बायर ने सामान लिया और फिर जो पैसे हैं बायर सेलर को देगा, तब फिर बैंक को मिलते हैं, ठीक है। इससे पहले बैंक ने जो है डिस्काउंटेड अमाउंट सेलर को दे दिया। तो ऐसे है, तो यहाँ पे डेट कलेक्ट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेलर का ही है, इस वजह से डेट को असाइन नहीं किया है टू द बैंक। बट यहाँ पे डेट को असाइन कर दिया जाता है, ये बायर डायरेक्टली बैंक को पे करता है, फैक्टर को पे करता है। सो देर इज असाइनमेंट ऑफ डेट। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर। नाउ वी आर मूविंग ऑन। ये तो हमने समझ लिया, अब देख लेते हैं कि फीस क्या क्या होती है। आपको क्या लगता है क्या क्या फीस होंगे फैक्टर के? पहला तो भाई जो सेलर है या फिर एक्सपोर्टर है, उसे फैक्टर ने पैसे दिए हैं, क्रेडिट दिया है, तो उसका होगा। प्लस और भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, फॉर एग्जांपल सेल्स रिलेटेड MIS रिपोर्ट प्रिपरेशन करना, तो ये दो टाइप के सर्विसेज के लिए एक्चुअली फीस पे किया जाता है। तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड द फाइनेंस चार्ज, जो कि पैसे दिए जा रहे हैं एडवांस प्रोवाइडेड फॉर क्रेडिट रिस्क, ठीक है। क्रेडिट रिस्क यानी कि पैसे जो है वो दे दिए गए एंड देन अगर बायर पैसे नहीं देगा, एक रिस्क होता है वहां पर, तो उसके लिए फाइनेंस चार्ज किया जाता है। अब सर्विस फीस प्योरली जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, MIS कलेक्शन, क्रेडिट इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें, उसके लिए पैसे लेता है। 0.1 से 0.3% टोटल इन्वॉइसेस का जो अमाउंट है वो सर्विस चार्ज लेता है फैक्टर। एडवांटेजेस क्या है, लो कॉस्ट में मार्केट में अगर आपको जो है लोन्स वगैरह लेने हैं, बिल डिस्काउंटिंग करवाना है, तो आपको काफ़ी सारा जो है खर्चा हो जाता है। फॉर एग्जांपल बिल डिस्काउंटिंग में 100 रुपीज़ में से 20 रुपीज़ चला गया सीधा सीधा। बट यहाँ पर जो फीस है, लेट से 16 रुपीज़ या फिर 14 रुपीज़ ऐसे फीस होगी ऑफ द फैक्टर, तो आपका 4 से 6 रुपये तो बच गए ना, ठीक है। तो लो कॉस्ट में आपका जो है फाइनेंसिंग हो जाता है, इंस्टेंट फाइनेंस मिलता है, लो मार्जिन होता है, यानी कि आपको खास कुछ पेमेंट इस पूरे प्रोसेस के लिए नहीं करना होता है। ग्रेस पीरियड यहाँ पर क्या है, कस्टमर लार्ज ग्रेस पीरियड मिलता है फॉर ऑल ऑफ दिस प्रोसेस टू हैपन, एंड ऑल्सो बायर के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि ग्रेस पीरियड यहाँ पे मिल रहा है। MIS रिपोर्ट वगैरह सारा कुछ फैक्टर का सरदर्द है, कलेक्शन भी फैक्टर का सरदर्द है, ठीक है। बस पैसे मुझे मिल गए, सेलर के लिए बहुत ही इजी होता है ये प्रोसेस। ऑपरेटिंग साइकिल को ये इम्प्रूव करता है क्योंकि पैसे वगैरह जो हैं टाइम टू टाइम मिल जाते हैं एंड देन यू कैन कीप डूइंग योर वर्क। आगे हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट फोरफेटिंग। सो दैट वाज द डिस्कशन ऑन फैक्टरिंग। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर, समझ में आ गया कि यहाँ पर बायर सेलर के बीच का, एंड देन सेलर सारे के सारे डेट रिलेटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर को पकड़ा देता है कि तुम ले लेना, मुझे पैसे दे दो और तुम ये फीस रख लो। फोरफेटिंग में सिमिलर चीज़ें होती हैं, बट मोस्टली फोरफेटिंग मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होता है, राइट। ये जो हमारा फैक्टरिंग है दैट इज़ फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म, ठीक है। मोस्टली शॉर्ट टर्म के लिए ये पूरा प्रोसेस जो है होता है। फॉरफेटिंग प्रोसेस मोस्टली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए ही होता है, ओके। फैक्टरिंग ओनली फॉर मोस्टली डोमेस्टिक, इंटरनेशनल भी होता है, डोमेस्टिक भी होता है, फोरफेटिंग मोस्टली इंटरनेशनल, ठीक है। तो सिमिलर प्रोसेसेस होंगे अगर आप देखोगे यहाँ पर। तो फोरफेट मीन्स टू सरेंडर द राइट्स, राइट्स सरेंडर करने का मतलब क्या है, डेट कलेक्शन के राइट्स को सरेंडर कर दिया जाता है। देखते हैं कैसे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, फोरफेटिंग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में होता है, एक्सपोर्टर इंपोर्टर यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, एंड हु आर द पार्टिसिपेंट्स हियर, एक्सपोर्टर इंपोर्टर, एंड एक्सपोर्टर के साथ फोरफेटर होता है, जहाँ भी एक्सपोर्टर रहेगा वहाँ पे फोरफेटर रहेगा मोस्टली। एंड वी हैव अ इंपोर्टर बैंक,
इंपोर्टर के साथ इस बार फैक्टर इंपोर्ट फैक्टर नहीं है, इंपोर्टर का जो बैंक है दैट इज गोइंग टू कैरी आउट द ट्रांजैक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस में इसको समझने से पहले वी नीड टू सी कि क्या डिफरेंसेस है फ्रॉम द फैक्टरिंग। छोटे डिफरेंसेस देख लेते हैं। फैक्टरिंग में 20% पेमेंट जो है बाद में की जाती है, लेकिन फोरफेटिंग में मोस्टली 100% पेमेंट जो इनिशियली कर दी जाती है, एंड देन फीस जो भी है फोरफेटर का वो फोरफेटर को मिल जाता है। ठीक है, डिस्काउंट एंड कमिटमेंट फीस मिलती है, और कंप्लीट रिस्क जो पेमेंट्स का है वो फोरफेटर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो जैसे ये फोरफेटिंग होगा तो ये सामान इसने इसको भेज दिया, और फिर उसके जो उसका उस पर जो बिल है वो बिल फोरफेटर को एक्सपोर्टर ने दे दिया। तो ये फोरफेटर वो बिल इंपोर्टर बैंक को देता है, और इंपोर्टर बैंक इंपोर्टर से चेक करता है कि बिल सही है या नहीं। इंपोर्टर बैंक अब क्या करेगा, ये जो भी बिल है उसके सामने एक और बिल ऑफ एक्सचेंज जो है उसे जनरेट करेगा। ओरिजिनल बिल्स नहीं देगा, इसको बिल ऑफ एक्सचेंज जनरेट करके देगा। इस वजह से इसमें बैंक डेफिनेटली इन्वॉल्व होता है, ताकि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो ऑथेंटिकेटेड हो। ठीक है, तो ये जब दिया जा रहा है टू द फोरफेटर बिल ऑफ एक्सचेंज, देने के बाद वो भी वेरीफाई करता है, और पैसे एक्सपोर्टर को ऑलमोस्ट 100% पैसे इनिशियली दे देता है। और इसके बाद फोरफेटर इज गोइंग टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम द इम्पोर्टर। ठीक है, और इसके अलावा फीस वगैरह एक्सपोर्टर इज गोइंग टू गिव टू द फोरफेटर, राइट। सो दीज आर द थिंग्स, आई होप इट इज क्लियर। और भी चीज़ें हम अभी डिस्कस करते हैं। तो द सेम थिंग इज गिवन हियर। फोरफेटर गिव्स कमिटमेंट, तो फोरफेटर एक्चुअली कमिटमेंट देता है एक्सपोर्टर को कि हाँ आपको पैसे मिलेंगे। कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट होता है एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में। फिर डिलीवरी जो गुड्स की है वो होती है, उस पर इनवॉइस जनरेट होता है, जो बिल जनरेट होता है वो इंपोर्टर बैंक को दिया जाता है। अब ये बैंक चेक करता है इंपोर्टर से कि जो बिल जनरेट किया वो सही है या नहीं। अब इसके बाद इसके सामने बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो दिया जाता है, इसे एवेलाइज्ड बिल ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। एवेलाइजेशन का प्रोसेस इज टू चेक विद द इंपोर्टर कि ये बिल्स जो दिए गए हैं बाय द एक्सपोर्टर वो सही है या नहीं, एंड उसके सामने एक बिल ऑफ एक्सचेंज को जनरेट करना, और ओरिजिनल बिल को यूज़ नहीं करना। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज जनरेट करके ये एक और बिल है जो बैंक जनरेट कर रहा है, बस उसके सामने ओरिजिनल बिल को नहीं यूज़ करना, तो एवलाइज्ड बिल ऑफ एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं, बस बड़ा सा नाम। ठीक है, तो ये एक्सपोर्टर को दे दिया जाता है, एंड ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सपोर्टर देता है फोरफेटर को, और पैसे फोरफेटर उसको दे देता है, राइट। इसके बाद इंपोर्टर बैंक को ये जब पैसे जो बिल्स वगैरह हैं वो देता है, तो इंपोर्टर बैंक को पैसे देता है, एंड दैट कम्स टू द फोरफेटर, सो दैट इज द थिंग। ठीक है, तो ये सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब ये चीज़ एग्जिम बैंक के थ्रू भी होती है। एग्जिम बैंक इज इंडियाज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ठीक है, तो इस बैंक के थ्रू भी फोरफेटिंग के जो प्रोसेसेस हैं वो होते हैं। तो एज यू हैव सीन प्रोसेस तो सिमिलर है टू फैक्टरिंग, बट यहाँ पर इंपोर्टर का बैंक इंक्लूडेड होता है। तो इंपोर्टर का बैंक जो भी इंक्लूडेड है यहाँ, उसके बदले वी हैव द एग्जिम बैंक विच कैन नॉट बी टोटली कॉल्ड इंपोर्टर्स बैंक, बट एग्जिम बैंक ये पूरा प्रोसेस करवाता है। तो इनिशियली क्या होता है, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच एक टेंटेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में दिया हुआ होता है कि कौन से गुड्स जाएंगे एक्सपोर्टर से इंपोर्टर के पास, प्राइस क्या होगा, डिलीवरी शेड्यूल क्या है, फीस क्या है फोरफेटर की। ठीक है, तो एक्सपोर्टर से बात हुई होती है फोरफेटर की, एंड उसके बेसिस पे वो एक्सपोर्टर के जो भी फीस है वो इस इंपोर्टर के बिल में ही ऐड कर देता है। ठीक है, तो एक्सपोर्टर को बिल्कुल लॉस नहीं हो रहा है यहाँ पर, सारे पैसे जो है इंपोर्टर ही दे रहा है। तो फीस पहले क्या होता था फैक्टरिंग में, एक्सपोर्टर खुद ही फैक्टर को फीस दे रहा है, बिल्स में ऐड नहीं कर रहा है वो पैसे। बट यहाँ पर मोस्टली फोरफेटर की फीस एडेड होती है इन द बिल जो इंपोर्टर को दिया जाता है। तो एसेंशियली फोरफेटर की फीस जो भी है पहले एक्सपोर्टर देता था फैक्टरिंग प्रोसेस में, बट यहाँ पर एक्सपोर्टर नहीं दे रहा, इंपोर्टर ही सारा पेमेंट कर रहा है। तो ये सारे डिटेल्स जो भी कॉन्ट्रैक्ट के हैं वो एग्जिम बैंक को दिए जाते हैं। अब एग्जिम बैंक का काम है ढूंढना एक फोरफेटर को। फोरफेटर से एक कोट मांगता है कि कितने पैसे लोगे तुम। फोरफेटर एक कोट देता है, इंडिकेटिव कोट एग्जिम बैंक को, और ये एक्सपोर्टर को जो है इन्वोक करता है। अब एक्सपोर्टर और फोरफेटर के बीच एक एग्रीमेंट होती है कि भाई ये करना है ये प्रोसेस, और ये इसके सामने मुझे पैसे देना है।
तो फोरफेटर एग्री अगर हो जाता है, दोनों के बीच एक एग्रीमेंट होती है। अब इस एग्रीमेंट के बाद सारे जो गुड्स शिप कर दिए जाते हैं इंपोर्टर को, उसके डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाते हैं फोरफेटर को। फोरफेटर उस चीज को चेक करता है और फिर मनी दे देता है एक्सपोर्टर को। ठीक है। अब मनी देने के बाद एग्जिम बैंक के थ्रू ये हो रहा है, तो एग्जिम बैंक एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है कि हाँ मनी यहाँ पर दे दी गई है एंड फोरफेटर इज लायबल टू बी पेड। अब फोरफेटर को जो चार्जेस है वो एक्सपोर्टर पे कर देता है एंड फोरफेटिंग चार्जेस इनवॉइस में इंक्लूडेड होते हैं जो भी यहाँ पर इंपोर्टर का इनवॉइस है। ओके। एक्सपोर्टर या फिर इंपोर्टर जब पेमेंट करता है तो फोरफेटर के चार्जेस यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है। अगर इट इज इंक्लूडेड इन द बिल तो इंपोर्टर इज गोइंग टू गिव द एंटायर मनी अलोंग विद द चार्जेस। तो चार्जेस क्या क्या है यहाँ पर? पहला तो यहाँ पर डिस्काउंट फीस, यानी कि जो भी पैसे हैं वो कई बार 100 रुपीज़ का अगर पूरा ट्रांजैक्शन है तो सम अमाउंट काट के फोरफेटर यहाँ पे दे रहा है और उसके सामने जो है फीस लेता है। इंटरनेशनल बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट जो लिबोर है उसके हिसाब से जो भी अमाउंट है जो बिल जनरेट हुआ है उसके सामने जो इंटरेस्ट रेट है उसके बेसिस पर ये मनी जो है प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। फोरफेटर जो भी फ्रॉम द अमाउंट पेड टू द एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर को जो भी पैसे देता है उसमें से अपना फीस जो है काट लेता है। राइट, सो दैट इज द थिंग। और ये फीस का अमाउंट लिबोर जो इंटरनेशनल रेट है उस पर डिपेंडेंट है। कमिटमेंट फीस यहाँ पर है दूसरी काइंड ऑफ फीस जो कि कमिटमेंट के लिए, पूरे ट्रांजैक्शन को कैरी आउट करने के कमिटमेंट जो फोरफेटर देता है उसके लिए अलग अलग नाम है और ये एक्चुअली फीस है ऑफ द फोरफेटर। रेंज इसका 0.5 to 1.5% जो भी टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट है उसका होता है। पीरियड यहाँ पे डेट ऑफ कमिटमेंट, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, डेट ऑफ कमिटमेंट जो है कमिटमेंट एक्चुअली कब होता है, ये एग्रीमेंट वगैरह होने से पहले ही ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कमिटमेंट फीस जो है इनिशियली पे करनी होती है एंड फॉरफेटिंग कॉन्ट्रैक्ट वगैरह से पहले ये जो है पे करनी होती है कि हाँ आई विल कैरी आउट द जॉब ऑफ फॉरफेटर ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। अब इसके एडवांटेजेस क्या है यहाँ पर देख लेते हैं हम। सो सॉरी। तो एडवांटेजेस यहाँ पे देख लेते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस? फर्स्ट थिंग इज 100% फाइनेंसिंग मिल रहा है एज आई हैव सेड। इसके अलावा कैश फ्लो इम्प्रूव हो रहा है एक्सपोर्टर के लिए, जो हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगर पैसे इमीडिएटली मिल जाते हैं, पेमेंट हो जाती है तो आगे के प्रोसेसेस नहीं रुकते। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट यहाँ पे कम हो जाता है। रिसीवेबल्स का मैनेज करना यहाँ पर जो है रिसीवेबल्स का वो कई बार डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पे होता क्या है, जो रिसीवेबल है यानी कि एक्चुअल बिल है वो बैंक के पास रह जाता है एंड बिल ऑफ एक्सचेंज घूमते रहता है यहाँ वहाँ। तो रिसीवेबल्स को मैनेज करने का काम बैंक का है एंड यहाँ ये इन चीज़ों को मैनेज करने का कंप्लीट रिक्वायरमेंट नहीं होता। ट्रेड अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है ये, तो अगर फोरफेटर है, एग्जिम बैंक यहाँ पर इन्वॉल्व है तो सारे पार्टीज काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांजैक्शन एंड सो दे पार्टिसिपेट। प्राइस को जो है ट्रांसफ़र कर देता है, तो जो एक्सपोर्टर है प्राइस को ट्रांसफ़र कर देता है टू द इम्पोर्टर। फैक्टरिंग में मोस्टली ये नहीं होता। रिस्क वगैरह भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब जो पेमेंट है फाइनली इम्पोर्टर करेगा टू द फोरफेटर, तो सारा रिस्क जो है ट्रांसफ़र हो गया टू द फोरफेटर। फैक्टरिंग एंड फोरफेटिंग के बीच के डिफरेंसेस अब फटाफट से देख लेते हैं। वी हैव सीन कि फैक्टरिंग में ऑन गोइंग जो भी अकाउंट सेल्स है वो सारी चीज़ें की जा सकती हैं। फैक्टरिंग में कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह जनरेट नहीं किया जाता, तो दैट इज़ नॉट देयर। बट यहाँ पर एवेलाइज्ड बिल ऑफ एक्सचेंज जनरेट किया जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा, बैंक रिसीवेबल्स जो बिल है, एक्चुअल बिल जो एक्सपोर्टर ने जनरेट किया है उसे चेक करता है बैंक और फिर बिल ऑफ एक्सचेंज जनरेट करता है। तो वो बिल, एक्चुअल बिल जो है उसे यहाँ वहाँ घुमाने की ज़रूरत नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज जो बैंक ने जनरेट किया है वो घूमता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोरफेटिंग। शॉर्ट टर्म होता है ये, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, विथ और विदाउट रिकोर्स। ये विदाउट रिकोर्स होता है हमेशा फोरफेटिंग, याद रखना।
generally without recourse, कंटिन्यूस अरेंजमेंट बिटवीन फैक्टर एंड क्लाइंट, सेल्स वगैरह से रिलेटेड कंटिन्यूसली जो है फैक्टर के साथ डिस्कशंस वगैरह और सारे सेल्स उसके थ्रू राउट करने होते हैं इन फैक्टरिंग प्रोसेस। फोरफेटिंग में क्या होता है, सेलर ये सारी चीज़ें फोरफेटर के थ्रू राउट नहीं करता है सेल्स वगैरह, ओनली पेमेंट से रिलेटेड काम है। फैक्टर एज्यूम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्शन एंड हेल्प्स क्लाइंट रिड्यूस ओवरहेड। ठीक है, तो यहाँ पर कलेक्शन का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर का होता है। फोरफिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कलेक्शन ऑफ फोरफिटेड डेट का ही होता है। ठीक है, जो डेट फोरफिटेड यानी कि इम्पोर्टर से जो पैसे हैं उनको कलेक्ट करने का ही होता है। यहाँ पर जो फैक्टर है वो इम्पोर्ट जो भी पैसे है फ्रॉम द इम्पोर्टर फ्रॉम द बायर वो तो कलेक्ट करने ही है, इसके अलावा और भी जो बिजनेस रिलेटेड कलेक्शंस है ऑफ द सेलर वो भी करता है। तो काफ़ी सारे प्रोसेसेस फैक्टर देखता है, इस वजह से उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ज़्यादा। चार्जेस यहाँ पर फाइनेंसिंग कलेक्शन एमआईएस रिपोर्ट बनाने से रिलेटेड सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है सभी के लिए होता है। यहाँ पर सिर्फ डिस्काउंटिंग एंड कमिटमेंट चार्जेस होते हैं। फैक्टरिंग डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों के लिए, फोरफिटिंग मोस्टली इंटरनेशनल के लिए। लेट अस हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर इट, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द एडवांटेजेस ऑफ फोरफिटिंग। फोरफिटिंग प्रोवाइड्स 100% फाइनेंसिंग, जी हाँ। Forfeiting improves cash flow of exporter, right? Forfeiting saves administration cost. Forfeiting increases trade opportunity. Absolutely. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं एंड सो वी कैन से डी इज द राइट आंसर हियर। लास्ट थिंग ऑफ दिस चैप्टर इज ट्रेड्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये भी चीज़ है, अगर आपको फैक्टरिंग फोरफेटिंग ये दोनों चीज़ें समझ में आई तो ट्रेड्स बहुत ही आसान है। तो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू एन इश्यू जो मेनली एमएसएमईज फेस करते हैं। एमएसएमईज जो भी प्रोडक्ट्स हैं, कई बार जो पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स विच आर द गवर्नमेंट कंपनीज, उनको सेल करते हैं। और जब ये इस तरीके से सेल करते हैं तो एमएसएमईज को कई बार जो पैसों के पेमेंट है उसमें डिले होता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, पीएसयूज को, उनको सेल करते हैं सामान, पेमेंट में जो डिले होता है उस चीज़ से थोड़ा सा उन्हें रिलीफ देने के लिए वी हैव कम अप विद दिस प्लेटफॉर्म विच इज़ कॉल्ड द ट्रेड्स। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म इज ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। सेम थिंग, एमएसएमईज के जो भी ट्रेड रिसीवेबल्स है, यानी कि इन्होंने कुछ सामान पीएसयू को सेल किया तो उसका एक बिल जनरेट होगा। अब इस बिल को हम रिसीवेबल कहते हैं। ठीक है, बिकॉज दीज आर द अमाउंट्स दैट आर टू बी रिसीव्ड। नॉट जस्ट वन बिल, मैनी बिल्स ऐसे जनरेट हो सकते हैं, इसीलिए प्लूरल रिसीवेबल्स। समझ में आया? अब इसे डिस्काउंटिंग की जाती है, यानी कि एमएसएमई ये बिल लेकर अगर इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेगा तब वहाँ सामने से फैक्टर्स आते हैं। फैक्टर्स यानी कि बैंक्स हो सकते हैं, अदर एनबीएफसी कंपनीज हो सकते हैं, जो कि एक्चुअली इस बिल के सामने क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए रेडी होते हैं, या फिर सिमिलरली फैक्टरिंग का जो प्रोसेस है वो करने के लिए रेडी होते हैं। तो फैक्टर्स बनते हैं ये, और फिर ये अपनी बिड्स देते हैं कि आपका 100 रुपये का जो बिल है उसके सामने बैंक वन कहेगा कि मैं 80 रुपीज़ दे रहा हूँ। एनबीएफसी वन क्या कहेगा कि मैं यहाँ पर 80 नहीं 85 दे रहा हूँ। तो ऑब्वियसली एनबीएफसी थोड़ा सा रिस्की होता है, बट 85 मिल रहा है तो एमएसएमई जो भी चाहता है उस बिड को चूज कर लेगा कि अच्छा हाँ मुझे 85 चाहिए। तो जो भी बिड उसने चूज किया है उससे पैसे जो है जाते हैं, आफ्टर ऑब्वियसली वेरीफाइंग द बिल फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एंड लेटर ऑन जो ये एनबीएफसी है उसको पेमेंट जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो कर देता है। तो दैट इज व्हाट फैक्टरिंग में यही चीज़ होती है, राइट? सो ये चीज़ यहाँ ट्रेड्स में भी हम देखते हैं। आई होप द कॉन्सेप्ट इज अंडरस्टूड, जहाँ बिल ले जाके पैसे डिस्काउंटेड जो पैसे हैं वो लेने का काम एमएसएमईज करते हैं। यस, एमएसएमईज को थोड़ा सा जो है कमीशन यहाँ पर देना पड़ता है प्लेटफॉर्म पर, और वो कमीशन फैक्टर्स को जाता है, और इन दोनों को जोड़ने का जो काम है ये ट्रेड्स का प्लेटफॉर्म कर रहा है। प्लेटफॉर्म यानी कि एक ऑनलाइन वेबसाइट टाइप की चीज़ है, ठीक है? तो उसके थ्रू होता है। नो लेट अस हैव अ लुक यहाँ पर कौन कौन पार्टिसिपेंट्स एमएसएमई से, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, रिसीवेबल्स लिक्विड फंड्स में कन्वर्ट करना डिफिकल्ट होता है, 2014 में ट्रेड्स प्लेटफॉर्म लाया गया। विदाउट रिकोर्स होता है ये, यानी कि यहाँ पर जो है बिल लेकर फिर उसके बाद पैसे एमएसएमई को दे के फिर पैसे वापस मांगने का काम नहीं कर सकते आप, राइट? कॉर्पोरेट यहाँ पे कौन कौन एक्चुअली इन्वॉल्व है,
बायर्स होते कॉर्पोरेट्स, पीएसयू, सेलर्स, एमएसएमईस होते ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है। फाइनेंशियल्स यहाँ पर होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया जो फैक्टर्स बनते हैं, बैंक्स एंड एनबीएफसी फैक्टर्स होते हैं। एंड इस पूरे प्लेटफॉर्म यानी कि इस वेबसाइट टाइप की चीज़ को मेंटेन करने के लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स, सिस्टम इंटीग्रेटर्स जो कि एमएसएमईस को एंड ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है उनको लिंक करते हैं। पूरा प्रोसेस का फ्लो क्या है, सप्लायर गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर देता है, इस प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करके अपने रिसीवेबल्स बिल्स को अपलोड करता है, बायर इसे वेरीफाई करके ऑथेंटिकेट करता है, फिर इनवॉइस को फैक्टरिंग यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी कि जो भी इनवॉइस है उसे अलग अलग, लेट से 500 रुपए का इनवॉइस है तो यहाँ पर लेट से इसे 100 के फैक्टरिंग यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि ये 100 लेके इसके सामने फैक्टरिंग कौन करेगा, ये 100 लेके कौन करेगा, कितना, अलग अलग बिड्स यहाँ पर आ जाते हैं सप्लायर के सामने जो एमएसएमई है। तो इन सारे बिड्स को देखता है और फिर सप्लायर इनमें से किसी एक बिड को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद ये जो है ट्रेड प्लेटफॉर्म पे कंफर्म करता है और फिर ट्रेड प्लेटफॉर्म यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन जनरेट करता है रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ द मनी, जब फैक्टरिंग का बिड एक्सेप्ट हो गया, लेट्स से एनबीएफसी वन ने कहा कि 85 दूंगा तो ये कंफर्म हो गया, अभी 85 रुपीज़ डिलीवर हो जाते हैं टू द एमएसएमई। अब फाइनली ट्रेड प्लेटफॉर्म पे और एक इंस्ट्रक्शन जनरेट होता है कि ये 100 रुपये जो देने हैं इस बिल के सामने, वो जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो उस एनबीएफसी को दे दे। ठीक है, फाइनल पेमेंट। तो ऑल ऑफ दीज इज द थिंग। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, लेट्स से मैं आज खड़े होकर ट्रेड्स प्लेटफॉर्म मुझे खड़ा करना है, स्टार्ट करना है, तो कैन आई डू दैट। फाइनेंशियल यहाँ पर क्राइटेरिया है कि 25 करोड़ का मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल मेरा होना चाहिए, फॉरेन शेयर होल्डिंग थोड़ी बहुत होनी चाहिए फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से, शेयर होल्डिंग ऑफ एंटिटीज अदर देन प्रमोटर्स जो है 10% या उससे कम होना चाहिए, एक्चुअली 10% से कम होना चाहिए, प्रमोटर्स के अलावा जो भी लोग हैं उनकी शेयर होल्डिंग। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो प्रमोटर्स की है एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है यहाँ पर, ड्यू डिलिजेंस प्रमोटर्स का होना चाहिए जो भी स्ट्रेट्स प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहे हैं, ड्यू डिलिजेंस यानी कि सेबी रेगुलेशंस के तहत वो एलिजिबल होने चाहिए, 2009 में ये रेगुलेशंस आए थे। ऑल्सो फिट एंड प्रॉपर स्टेटस उनका आरबीआई चेक करेगा, पिछले 5 साल में उनके जो फाइनेंशियल डेटा है वो सब चेक करके कि हाँ सारा कुछ ठीक है या नहीं। सीबीआई, ईडी, सेबी वगैरह से जो है इन्फॉर्मेशन लेके आरबीआई चेक करेगा, ओनली देन यू कैन एस्टैब्लिश। टेक्नोलॉजिकल आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है, बिल्स वगैरह संभालने से रिलेटेड आपके पास पूरा सेटअप होना चाहिए, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान वगैरह देना है, डिजास्टर रिकवरी यानी कि अगर कोई इश्यू होता है तो किस तरीके से हम सारा प्रोसेस, बिल्स वगैरह ये सब अगर लॉस होता है, हाउ आर यू गोइंग टू रिकवर ऑल ऑफ दैट, इससे रिलेटेड जो है एक प्लान भी देना होगा, ऑनलाइन सर्वेलेंस वगैरह करनी है कि सारी चीज़ें सही हैं या नहीं, उससे रिलेटेड भी आपका पूरा सेटअप होना चाहिए। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन है, एन एंटिटी कैन सेटअप एंड ऑपरेट ट्रेड्स इन इंडिया व्हेन इट्स मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल इज, अभी अभी हमने डिस्कस किया, इट शुड बी हाउ मच, 25 करोड़। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज वेंचर कैपिटल, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर भी है। आपका लेट्स से कोई बहुत ही बढ़िया आइडिया है विच यू वॉन्ट टू स्केल अप, और ये आइडिया क्या है, नया इनोवेशन है, नई चीज़ है जिसे आप चाहते हो कि स्केल अप करो। उसके लिए पहला पार्ट क्या करना है, आपको थोड़ा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इस आइडिया को आपको एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, इजंट इट। अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद मार्केट में इसकी किस तरीके से डिमांड है, उस चीज़ को असेस करने के लिए एक्चुअली मार्केट में एंटर करना होता है। मार्केट में आप एंटर करोगे एंड देन इनिशियली देखोगे कि ये सेल हो रहा है या नहीं। इस सारे प्रोसेस के लिए व्हाट यू नीड, पैसा। ओके, यू नीड मनी, बट ये मनी जनरली आइडियाज जिनके पास है उनके पास मनी कई बार जो है कम होता है एंड इसी चीज़ में हेल्प करते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। ठीक है, वेंचर कैपिटलिस्ट इस आइडिया पे बिलीव करते हैं और फिर वो इन्वेस्ट करते हैं, व्हेन इन द इनिशियल अर्ली स्टेजेस में इन्वेस्ट करते हैं इन सच काइंड ऑफ कंपनीज, और इन्हें हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा अगर डेवलप हो गया तो उन्हें हम स्टार्टअप्स कहते हैं। तो दैट इज व्हाट वेंचर कैपिटल इज ऑल अबाउट। तो वेंचर कैपिटलिस्ट हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, बट मोस्टली हमारा जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कशन है वो वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग्स इन वेंचर कैपिटल कंपनीज वगैरह से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये वेंचर कैपिटल का कॉन्सेप्ट हमने थोड़ा बहुत समझ लिया। यहाँ पर वील हैव अ लुक डीपली इसको देखेंगे तो ये जो है एक डील साइन हो जाती है कि भाई मेरा आइडिया है, यू हैव टू इन्वेस्ट, ये चीज़ हो गई।
तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है किसके लिए? स्टार्टअप्स के लिए। क्लियरली समझ में आ गया हमें। बट ये हाई रिस्क हाई रिटर्न अपॉर्चुनिटी होती है, यानी कि अगर ये फेल हो गया तो हाई रिस्क, अगर ये सक्सेसफुल रहा तो बहुत ही हाई रिटर्न्स कई बार आते हैं। अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट है एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, यानी कि एक साल में हाँ देख लिया नहीं हो रहा बंद कर दो, ये नहीं होता है। कुछ साल इन्वेस्ट करके आपको जो है पैसों को अपने भूल जाना होता है। ऑब्वियसली इस वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है कि पैसे वापस करने हैं। अगर उस कंपनी स्टार्टअप का प्रॉफिट होता है तो पैसे वापस होते हैं, वरना तो मोस्ट कई सिचुएशंस में थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है। ठीक है, और ये जो भी प्रोवाइड होता है वेंचर कैपिटल दैट इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, यानी कि जो कंपनी है उस वो शेयर्स इशू करती है, ऑब्वियसली नॉट टू द पब्लिक बट नॉर्मल शेयर जो है इशू करती है, और ये शेयर सारे के सारे खरीद लेते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। ठीक है, सारे शेयर्स खरीद लेते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, एंड सारे यानी कि जितने भी रिक्वायर्ड है, जितना अमाउंट रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से खरीद लेते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। ओके, सो दैट इज द थिंग। अब यहाँ पर एवोल्यूशन क्या है इंडिया में वो हम देख लेते, कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। इंडिया में भट्ट कमेटी नाम की कमेटी 1972 में आई थी। इस कमेटी के द्वारा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से रिलेटेड कई सारे रिकमेंडेशंस दिए गए थे, एंड वन ऑफ देम वाज रिलेटेड टू द वेंचर कैपिटल। तो यहाँ इंडिया में कई सारे इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस की शुरुआत की गई है जो कि वेंचर कैपिटल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्टार्टअप्स को फंड कर रहे हैं। वन ऑफ देम इज द रिस्क कैपिटल फाउंडेशन, फर्स्ट वेंचर कैपिटल इंडिया में ये आईएफसीआई इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 1975 में स्टैब्लिश की गई। देन सीड कैपिटल स्कीम आईडीबीआई के द्वारा स्टैब्लिश की गई है, राइट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 1976 में। ऑल ऑफ दीज आर नेम्स ऑफ डिफरेंट स्कीम्स एंड कंपनीज जो कि वेंचर कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, तो अलग अलग है, हमको ये सारी चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं, जस्ट अ ग्लांस। वेंचर कैपिटल स्कीम 1983 की पॉलिसी स्टेटमेंट आई थी, टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट, उसमें, एंड आईसीआईसीआई ने 1986 में जो वेंचर कैपिटल एक्टिविटीज़ को इंकरेज किया और खुद भी इस चीज़ में पार्टिसिपेट किया। प्रोग्राम फॉर एप्लीकेशन ऑफ कमर्शियल टेक्नोलॉजी, ये इस चीज़ की शुरुआत की गई थी। वेंचर कैपिटल मोस्टली टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टार्टअप्स के लिए ये शुरू किया गया था। आईसीआईसीआई एंड यूनाइटेड स्टेट्स यूएस एड जो है उसके द्वारा, यूएस एड दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो है एक वी कैन से इंस्टीट्यूशन जो इस तरीके के डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में काम करता है। तो इंडिया में इस चीज़ को स्टार्ट किया उन्होंने, पीएसीटी पैक्ट, टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो स्टार्टअप्स हैं उन्हें प्रमोट करने का काम इसके थ्रू किया गया। अब आगे गवर्नमेंट ने भी अपना खुद का जो है एक फंड एस्टैब्लिश किया। इस फंड को किस तरीके से फंड किया जा रहा है? ये फंड किया जा रहा है बाय द रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेवाई जो है लगाया जाता है, यानी कि टैक्स टाइप का लगाया जाता है, टेक्नोलॉजिकल परचेज जो किया जाता है फ्रॉम अब्रॉड। लेट से आपने अपने फैक्ट्री के लिए कुछ टेक्नोलॉजी परचेज किया फ्रॉम यूएस, तो उसके ऊपर एक टैक्स लगाया जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उससे जो पैसे आएंगे वो इस गवर्नमेंट फंड में जा रहे हैं। 1986 आईडीबीआई के हेल्प से जो है इसे एस्टैब्लिश किया गया है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये आईसीआईसीआई स्पॉन्सर्ड कंपनी है। 1988 में जो है वेंचर कैपिटल ऑपरेशन जो भी आईसीआईसीआई के हैं सारे के सारे इस टीडीआईसीआई ने जो है उस चीज़ को कम्प्लीटली अपने अंडर ले लिया। रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंस कॉरपोरेशन आरसीटीएफसी, ये आरसीएफ जो हमने यहाँ पे देखा था इसे आरसीटीएफसी बना दिया लेटर ऑन 1988 में। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो वेंचर कैपिटल है उसके लार्जली इक्विटी होता है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिस्क कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है। वेंचर कैपिटल यहाँ पर कैपिटलिस्ट जो भी इन्वेस्ट करता है, ये जो इन्वेस्टर है दैट इज नॉट गोइंग टू बिकम द ओनर, ओनर नहीं बनता, लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें अपना जो डिसीजन है वो दे सकता है अलॉन्ग विथ अदर डायरेक्टर्स। यस, ओनर नहीं होता है, डे टू डे एक्टिविटीज नहीं संभालता। ठीक है, नर्चर करता है कंपनी को प्रॉफिट मिलने तक, अर्न करता है फ्रॉम द इक्विटी सेल। ठीक है, तो इस वेंचर कैपिटलिस्ट को फायदा क्या होगा अगर उसने सारे पैसे ऐसे दे दिए? तो फायदा तब होगा जब जिस भी कंपनी में इसने पैसे लगाए हैं वो कंपनी काफ़ी आगे निकल गई और प्रॉफिट्स कमा रही है।
मोस्टली इक्विटी यानी कि शेयर्स खरीदता है इस कंपनी के। तो ये जो कंपनी है बहुत बड़ी हो गई, पेटीएम लेट्स से, और फिर आईपीओ इशू किया इसने। तो जब ये शेयर्स मार्केट में जाते हैं तो इसके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं, ये शेयर्स को सेल कर देता है एंड प्रॉफिट जो हो रहा है उससे कमाता है। ठीक है। लोन्स वगैरह जब दिया जाता है उसके इंटरेस्ट से ये नहीं होता है। और कई बार लोन्स जो दिया जाता है बाय दिस पर्सन जो कि वेंचर कैपिटलिस्ट है वो कंडीशनल होते हैं, यानी कि लोन दिया और फिर इस लोन के पैसे को वापस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो मुझे रॉयल्टी चाहिए और वो हाई अमाउंट चाहिए। ठीक है, तो ऐसा होता है। स्टेजेस क्या क्या है वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के? अर्ली स्टेज होता है, एक लेटर स्टेज होता है। यानी कि कई बार लेटर स्टेज 1-2 साल होने के बाद भी फिर से पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो दैट इज़ लेटर स्टेज। अर्ली स्टेज में जो ये रिक्वायरमेंट है वो सीड कैपिटल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से उस चीज़ को स्केल अप करने के लिए इनिशियली हमें चाहिए पैसे। तो ये काफ़ी हाई रिस्क होता है बिकॉज वो स्केल अप होते होते कई बार फेल भी हो सकता है। तो स्केल अप हो रहा है या नहीं, बेस्ड अपॉन दैट इट इज़ सीन कि ये काफ़ी हाई रिस्क होता है। एंड थोड़ा सा अगर आगे बढ़ गया तो उसे अब हम स्टार्टअप कहने लगेंगे। ठीक है, आइडिया आगे बढ़ गया तो स्टार्टअप बनने के बाद जो भी कमर्शियल प्रोडक्शन है, तो दो स्टेजेस में है। सबसे पहला तो आइडिया है। अब ये आइडिया स्केल अप होगा यानी कि एक प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है। प्रोडक्ट बनने के बीच में पैसे चाहिए होते हैं, और प्रोडक्ट बनने के बाद इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन शुरू होनी चाहिए, फैक्ट्री बनना चाहिए। तो इसके लिए फिर पैसे चाहिए होते हैं। तो ये वाला जो स्टेज है दैट इज कॉल्ड स्टार्टअप स्टेज, ये वाला जो स्टेज है दैट इज कॉल्ड सीड कैपिटल। ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड राउंड फाइनेंसिंग कई बार होता है कि ये करने के बाद भी बिजनेस जो है प्रॉफिटेबल नहीं है। तो जब ये प्रॉफिटेबल नहीं होता है तो फिर से थोड़े से पैसे रिक्वायर्ड होते हैं यहाँ पर। ठीक है। ये अगर हम देखें इज द एंटायर डिस्कशन ऑन अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग। व्हाट इज लेटर स्टेज फाइनेंसिंग? कई बार कंपनी अच्छा कर रही है एंड द कंपनी वांट्स टू एक्सपैंड। एक्सपैंड क्या, नया एक जो है बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं, या फिर बिजनेस नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स चेंज कर रहे हैं, या फिर प्रोडक्ट्स में वेरिएशन ला कर एक्सपेंशन हम कर रहे हैं, ज़्यादा हम प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हो सकता है। या फिर किसी और कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं, दो तरीके से एक्सपेंशन हो सकता है। दोनों के लिए पैसे चाहिए, वो प्रोवाइड किए जाते हैं। अब रिप्लेसमेंट, कई बार शेयर्स जो सेल किए गए हैं जिन पीपल को, वो लीव करना चाहते हैं, तो वो शेयर्स खरीदेगा कौन? तो एक तो वेंचर कैपिटलिस्ट को कुछ शेयर्स दिए, अब बाकी शेयर्स किसी और ने भी खरीदे हैं, या फिर किसी और वेंचर कैपिटलिस्ट टू ने इसने खरीदे हैं। तो ऐसे में ये लीव करना चाहता है, तो इसके शेयर्स जो वन वेंचर कैपिटलिस्ट वन था उससे दे दिए जाते हैं। तो दैट इज़ वन थिंग। ऑल्सो टर्न अराउंड, कई बार एकदम फेलियर पे चले जाता है, तो खूब पैसे पंप करते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट एंड देन अगेन रिवाइव करते हैं, दैट इज कॉल्ड टर्न अराउंड। ठीक है। फाइनेंस और ऐसे में होता ही है कि जो भी वेंचर कैपिटलिस्ट है उनकी खुद की कंपनी होती है, तो अपने कंपनी के डायरेक्टर्स ये सब जो है लेकर आते हैं, और फिर उन उन इस पर्टिकुलर कंपनी को वापस से खड़ा करते हैं। फाइनली बाय आउट डील्स, जहां पर पासिव शेयर होल्डर्स, तो कुछ शेयर होल्डर्स जो कि बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है इन द कंपनीज एक्टिविटीज, और उन्हें कोई मतलब नहीं है कंपनी से, बस पैसे डाल के भूल गए, तो ऐसे लोग जो है पासिव शेयर होल्डर कहलाते हैं। दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज और दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द कंपनीज एक्टिविटीज। इसके सामने कुछ एक्टिव शेयर होल्डर्स होते हैं जो कि कंपनीज एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, दे आर इंक्वायरिंग, दे आर ट्राइंग कि कंपनी ग्रो करे, तो दे आर कॉल्ड एक्टिव शेयर होल्डर्स। तो ये पासिव शेयर होल्डर्स से एक्टिव शेयर होल्डर्स को जब शेयर्स दे दिए जाते हैं उसे बाय आउट कहा जाता है, क्योंकि पासिव लोगों का बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है। लेट्स से आपकी एक टीम है और कुछ लोग सो ही रहे हैं हमेशा, तो उनका खास काम नहीं है, राइट। तो प्रोसेस यहाँ पर क्या है इस पूरे चीज का, वो हम देख लेते हैं फटाफट से। डील ओरिजिनेट होती है, कोई फ्रेंड्स वगैरह कोई बताएगा कि अरे इसका एक आइडिया है, तो अगर कोई इंडिविजुअल है या फिर कोई कंपनी है, दे विल इन्वेस्ट। इन्वेस्ट करने से पहले वो स्क्रीनिंग करेंगे किस पे इन्वेस्ट करना है, क्या इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं, पूरा स्क्रूटिनाइज करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे उस चीज़ को, रिस्क वगैरह इसमें क्या है, ये सारा चीज़ देखेंगे। उसके बाद डील नेगोशिएट की जाती है, दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट बेनिफिशियल टर्म्स देखे जाते हैं, एंड देन डील नेगोशिएट की जाती है। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट क्या है, प्रॉफिट राइट्स क्या है वेंचर कैपिटलिस्ट के, ये सब देखकर। अब यहाँ पर होता है कि इन्वेस्टमेंट हो गया, अब वेंचर कैपिटलिस्ट डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट है। और फिर वेंचर कैपिटलिस्ट
का एक स्पेसिफिक एग्जिट प्लान भी होता है, और ये एग्जिट प्लान इज बेस्ड अपॉन कि किस तरीके से क्या नेचर है इन्वेस्टमेंट का, यानी कि इक्विटी अगर है तो वो क्या आईपीओ इश्यू करने के बाद द वेंचर कैपिटलिस्ट कैन सेल द शेयर्स। अगर उसने लोन दे रखा है तो एग्जिट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लोन के पैसे लौटाना एंड ऑल, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है बेस्ड अपॉन किस तरीके से ये वेंचर कैपिटल के पैसे दिए गए हैं। नाउ लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट with respect to venture capital investment? They are high risk investment with an intention to make high profits, absolutely. Long term goals से related है, yes. The investments are made in startups, potential to grow, money is invested generally by buying equity shares, yes. Provider of venture capital can participate in the management of the company, yes they can participate, but they in general do not, वो सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होते हैं, एंड सो इन अ वे दे आर पार्टिसिपेटिंग। अब मोड्स क्या क्या है, दो मोड्स होते हैं, एक तो आप शेयर्स में इन्वेस्ट करो यानी कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में, एंड इक्विटी के जो प्रॉपर्टीज है वो हम जानते हैं कि ओनरशिप मिलती है बट फिक्स्ड रिटर्न नहीं होता है, यानी कि हाँ लोन दिया तो आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा एंड फाइनली लोन का प्रिंसिपल अमाउंट रीपे होता है। बट यहाँ पर अगर आप देखो इक्विटी में कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, जस्ट डिविडेंड प्रॉफिट एट द एंड मिलता है आपको, ठीक है। अगर कंपनी का लॉस हुआ तो आपको भी इक्विटी में कुछ नहीं मिलता। डेट इंस्ट्रूमेंट्स में कोई भी ओनरशिप नहीं है लेकिन फिक्स्ड रिटर्न्स आपको मिलते हैं, वी नो दिस ऑलरेडी, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, सो वी आर नॉट गोइंग डीप इनटू दिस, ये दो पॉइंट्स ही हैं। नेक्स्ट बेसिस क्या होता है सेलेक्ट करने का, ये दो टाइप्स हैं जिस तरीके से आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हो। लेट्स से कंपनी है उसने शेयर्स इशू किए, तो किस किस तरीके का इन्वेस्टमेंट है ये, यस इक्विटी, ठीक है। बॉन्ड्स इशू किए या फिर लोन उस कंपनी को दे रहा है तो किस तरीके का है, दैट इज कॉल्ड अ डेट इन्वेस्टमेंट, राइट। मोड किस तरीके से सेलेक्ट होता है, फाइनेंसिंग का स्टेज क्या है, ठीक है। इनिशियल है तो शेयर्स इशू नहीं कर सकते, लोन ही देना है तो लोन देंगे, वरना शेयर्स जो है उसमें इन्वेस्ट करेंगे। डिग्री ऑफ रिस्क क्या है, यहाँ पर रिस्क कितना है उसके बेसिस पर देखा जाता है, इक्विटी लिया जाए, रिस्क ज़्यादा है तो बॉन्ड इशू करने को कहा जाएगा, इस तरीके से। फाइनेंस का नेचर क्या है, यहाँ पर फाइनेंस का नेचर किस तरीके से होगा, कैसे चाहिए पैसे, एक्चुअली शेयर्स के रूप में चाहिए या लोन दे सकते हैं, और लोन का रिपेमेंट, लोन देने का मतलब प्रिंसिपल इंटरेस्ट वगैरह देना होगा पीरियोडिकली, तो वो दे सकते हैं या नहीं, तो वो, ठीक है। बेस्ड अपॉन ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स डिसाइड किया जाता है कि इक्विटी या डेट में इन्वेस्ट करना है इंडिविजुअली बाय द वेंचर कैपिटलिस्ट। अब इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है देख लेते हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं जहां पर डिविडेंड मिलता है बट एश्योर्ड नहीं है, और ये वोटिंग नॉन वोटिंग हो सकता है, वोटिंग राइट नहीं है। अगर नॉन वोटिंग अपने शेयर्स लिए हैं तो आपको डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा परसेंटेज मिलेगा, बट देन वोटिंग आप नहीं कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू द डिसीजंस जो भी लिए जाते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स में होता क्या है, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस कॉन्सेप्ट, राइट। शेयर्स नॉर्मली होते हैं जहां पर आपको डिविडेंड मिलेगा, थोड़े से वोटिंग राइट्स मिलेंगे, नॉन वोटिंग है तो हायर डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर्स में आपको कोई वोटिंग राइट्स वगैरह नहीं मिलते हैं, एंड ऑल्सो जो डिविडेंड है दैट इज एश्योर्ड, ठीक है। डिविडेंड एश्योर्ड होता है, चाहे कंपनी का लॉस हो प्रॉफिट हो, डिविडेंड पक्का मिलता है, और ये क्यूमुलेटिव होता है, यानी कि 2-3 महीने अगर नहीं दिए तो 5वें महीने में ये सारा मिला के आपको मिलता है। नॉन क्यूमुलेटिव भी हो सकता है, पार्टिसिपेटिंग, जहां पर वी हैव सीन की डिविडेंड तो मिल रहा है, इसके साथ साथ कंपनी के प्रॉफिट में से थोड़ा सा पोर्शन पार्टिसिपेटिंग, यानी कि और पार्टिसिपेटिंग इन द कंपनीज प्रॉफिट आपको मिलता है। देन कन्वर्टेबल, जहाँ पर इक्विटी जो है वो कई बार बॉन्ड्स या फिर लोन्स वगैरह में कन्वर्ट हो सकती है, दैट इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर। अब कंडीशनल लोन्स होते हैं जहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट रेट, पैसे दे दिए और फिर इंटरेस्ट रेट मुझे नहीं चाहिए इसके सामने, दैट ये हो सकता है। इंटरेस्ट नहीं चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं चाहिए, प्रॉफिट होगा तो मुझे पैसे दे देना, दैट इज कंडीशनल। कन्वर्टेबल लोन्स यहाँ पर होते हैं जो कि इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं लेटर ऑन, और कन्वेंशनल लोन्स जो कि नॉर्मल लोन्स है, पैसे दिए प्रिंसिपल इंटरेस्ट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वापस, वो। एडवांटेजेस क्या है, यहाँ पर वेंचर में वेल्थ जो है वो प्रोवाइड होता है, एक्सपर्टीज भी जो वेंचर कैपिटलिस्ट की है, लेट्स से डूब रहा है कंपनी तो वेंचर कैपिटलिस्ट की कंपनी में से डायरेक्टर्स को बुलाकर इसको जो है रिवाइव किया जाता है, सो एक्सपर्टीज भी प्रोवाइड होती है, लार्ज अमाउंट्स प्रोवाइड होते हैं। रीपेमेंट के ऑब्लिगेशन यहाँ पर नहीं है, आपको पक्का वापस करना ऐसा नहीं है, अगर कंपनी डूब गई तो पैसे वापस करने का ऑब्लिगेशन नहीं है, जो भी रिकवर हो रहा है वो रिकवर करेगा वेंचर कैपिटलिस्ट फ्रॉम द कंपनी। बट ऑटोनॉमी लॉस होती है, कई लोग यहाँ पर जो है एंटरप्रेन्योर्स को जानते होंगे,
तो जब भी वो इन्वेस्टर्स से पैसे लेते हैं तो उनके ऑटोनॉमी लॉस होती है। इन्वेस्टर हमेशा बोलते हैं ये करो, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, ठीक है। ओनर की ऑटोनॉमी लॉस, लेंदी प्रोसेस है ये, कॉम्प्लेक्स रिस्की प्रोसेस प्रोसेस होता है कई बार। ये प्रॉफिटेबिलिटी अनसर्टेन होता है। वो वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए भी एक रिस्क है कि ये सक्सेसफुल होगा या नहीं, आई डोंट नो। प्रॉफिट्स जो है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आते हैं। ऐसा नहीं है कि एक साल में आ गया, 2 3 4 5 साल देखना पड़ता है, उसके बाद प्रॉफिट जनरेट होना शुरू होता है। दैट इज द थिंग। ओके, सो वी हैव सीन एडवांटेजेस। अब हम एग्जिट रूट देखेंगे एंड फाइनली वील हैव अ लुक एट द रेगुलेशंस जो यहाँ पर इंक्लूडेड हैं, एंड वील मूव ऑन। अब ये एग्जिट रूट का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछा गया है। तो एग्जिट रूट्स में आईपीओ की बात की गई है, विच वी हैव ऑलरेडी सीन। लेट से आप वेंचर कैपिटलिस्ट हो, आपने एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रखा है, और ये जो स्टार्टअप है इसने आपको शेयर्स दिए हैं, शेयर्स इशू किए। एक्चुअली ये स्टार्टअप बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, तो ये अभी लिस्टेड नहीं है, आईपीओ इसने नहीं निकाला। लेट से एक दिन आईपीओ निकाल दिया, बड़ी कंपनी बन गई। आईपीओ निकालने पे क्या है, इसके शेयर्स पब्लिक के पास जाएंगे, और अब ये वेंचर कैपिटलिस्ट के पास ऑलरेडी इसके शेयर्स हैं, तो पब्लिक के पास गए और देखा जा रहा है कि काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट्स डिविडेंड्स मिल रहे हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट सारे शेयर्स सेकेंडरी मार्केट में जाके बेच देगा। ओके, तो इस तरीके से उसने उस कंपनी से टोटली एग्जिट कर दिया, क्योंकि अब शेयर्स वो होल्ड नहीं कर रहा, अब वो कंपनी अपने आप चल सकती है। दैट इज आईपीओ, एंड इस तरीके से वेंचर कैपिटलिस्ट एग्जिट कर देता है। तो इसी ये एक एग्जांपल है जिससे हम एग्जिट रूट्स का मतलब समझ सकते हैं कि कैसे जो वेंचर कैपिटलिस्ट है इस पर्टिकुलर वेंचर में से एग्जिट कर सकता है। सेकेंड थिंग इज फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू बाय बैक। प्रमोटर्स जो हैं ऑन रिफ्यूजल अदर ऑप्शंस आर sought। तो यहाँ पर बायबैक जो होता है शेयर्स का, वो प्रमोटर्स कर सकते हैं, ठीक है। शेयर्स का बायबैक यहाँ पर अगर किया जाता है, जो भी ये स्टार्टअप है इसके प्रमोटर्स ने कहा कि चलो आप जो है अपने पैसे वापस चाहते हो तो आप शेयर्स वापस से हमें दे दो, दैट इज बायबैक, सिंपल। सेल, ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट है कंपनी है, ये दूसरे वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी को अपने जो शेयर्स है वो बेच देती है और खुद एग्जिट कर जाती है। वन ने टू को दे दिया, अब टू जो है डील करती है स्टार्टअप के साथ। थर्ड मेथड है यहाँ पर, या न्यू वेंचर कैपिटलिस्ट को दे देना, या फिर सेल ऑफ द एंटरप्राइज। अच्छा, ये एंटरप्राइज को भी जो है किसी और कंपनी को कंप्लीटली सेल कर देना, या फिर एक्वायर कोई और कंपनी जो है स्टार्टअप को कर लेती है। फॉर एग्जांपल कई बड़ी जो कोचिंग्स हैं, इन्होंने छोटे कोचिंग्स को एक्वायर कर लिया रिसेंट टाइम्स में, तो दैट कैन बी द एग्जाम्पल। या फिर ये वेंचर कैपिटलिस्ट अपने जो शेयर है वो किसी और वेंचर कैपिटलिस्ट को दे दें। अब पांचवा है सेल्फ लिक्विडेशन। इसका मतलब यह है कि वेंचर कैपिटलिस्ट ने पैसे जो दिए हैं वो दिए हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन। ओके, तो ये सेल्फ लिक्विडेशन यानी कि ऑटोमेटिकली जैसे जैसे लोन के इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट वापस आ जाता है, उनका इन दोनों का जो रिलेशन है वो खत्म हो गया, एंड वेंचर कैपिटलिस्ट हैज एग्जिटेड। दैट इज कॉल्ड सेल्फ लिक्विडेशन। खुद ब खुद ही वो लिक्विडेट हो जाता है क्योंकि लोन के अमाउंट वापस आ गए हैं यहाँ पर। ओके, एंड फाइनली लिक्विडेशन ऑफ द इन्वेस्टिंग कंपनी। जो कंपनी है चली नहीं, वेंचर कैपिटलिस्ट ने पैसे लगाए फिर पंप के किए किए नहीं चली, तो ऐसे में इस कंपनी को जब लिक्विडेट किया जाता है ये एग्जिट हो जाते हैं, जो भी प्रॉफिट हो रहा है पैसे मिल रहे हैं लेके निकल जाते हैं। लास्ट थिंग यहाँ पर है रेगुलेशंस। तो यहाँ कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एंड द डेफिनेशन ऑब्वियसली इज ऑफ द वेंचर कैपिटलिस्ट ओनली, वेंचर कैपिटल। तो इनिशियल गाइडलाइंस वेंचर कैपिटल जो सारे प्रोसेसेस हैं उससे रिलेटेड कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिए गए थे 1988 में, ठीक है। लेटर ऑन सेबी टुक ओवर 1992 में, जब ये आया 1995 में सेबी ने एक्चुअली इससे रिलेटेड सेबी एक्ट में अमेंड करके वेंचर कैपिटल फंड से रिलेटेड चीज़ें डाली ताकि वेंचर कैपिटल फंड्स को इंडिया में अलाउ किया जाए। 1996 में इससे रिलेटेड रेगुलेशन सेबी लेकर आया। अब सेबी ने इसे डिफाइन भी किया है, ये सब देख के घबराने का ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम समझते हैं वेंचर कैपिटल होता क्या है। 2000 में सेबी ने वेंचर कैपिटल को एग्जैक्टली डिफाइन किया, 1995 में इसने उन्हें अलाउ किया, 2000 में इसने उसे जो है एग्जैक्टली डिफाइन किया। वेंचर कैपिटल क्या होता है, ट्रस्ट या कंपनी होता है, ठीक है। ट्रस्ट एक्ट से एस्टैब्लिश्ड, कंपनी कंपनीज एक्ट से एस्टैब्लिश्ड होता है, सिंपल डिफरेंस। एज ए डेडिकेटेड पूल ऑफ कैपिटल उनके पास होता है, और
ये जो है शेयर्स इनके लिस्टेड नहीं होते हैं ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अगर लिस्टेड है तो वेंचर कैपिटल की ज़रूरत क्या है यहाँ पर? तो वेंचर कैपिटल कैपिटलिस्ट जो है उनके शेयर्स लिस्टेड नहीं है, बिजनेस में एंगेज्ड है ये सर्विस प्रोडक्शन वगैरह में, पर जिसमें भी वो इन्वेस्टमेंट जा रहा है, जो भी कंपनी में पैसे जा रहे हैं, वो सेबी के नेगेटिव लिस्ट के एक्टिविटीज़ नहीं करने चाहिए उन्हें। रियल एस्टेट में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, गोल्ड फाइनेंसिंग वगैरह नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये 3 या 4 चीज़ें जो है सेबी, और इसमें इससे ज़्यादा भी है, नेगेटिव लिस्ट एक सेबी ने बनाई है कि ये एक्टिविटीज़ नहीं करने हैं। अगर ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं देन दे आर एक्चुअली नॉट एलिजिबल टू गेट द वेंचर कैपिटल फंड्स। सेबी ने इस तरीके से इसे डिफाइन किया, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है स्टेजेस जो वेंचर कैपिटल न्यू प्रोडक्ट्स वगैरह में इन्वेस्ट ये लोग करते हैं। ओके, अब रजिस्ट्रेशन ये वेंचर कैपिटलिस्ट का क्या है और इससे रिलेटेड कंडीशंस जल्दी से देख लेते हैं। एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किया जाता है, स्पेसिफाई करता है ये मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस एक्टिविटी जो वेंचर कैपिटल फंड का है। ठीक है, अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो उससे रिलेटेड रजिस्ट्रेशन करना होगा एंड देन वो इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, इस तरीके के इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने से रिलेटेड वो लिखा होना चाहिए, और ये सेबी वेरीफाई करता है। प्रोहिबिट करता है किसी भी इनविटेशन पब्लिक को देने के लिए। ठीक है, पब्लिक इश्यू अगर किया जा रहा है तो वेंचर कैपिटलिस्ट की ज़रूरत क्या है? तो आईपीओ वगैरह इश्यू नहीं करना है। एंड ऑल्सो जो भी डायरेक्टर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनके खिलाफ कोई भी लिटिगेशन यानी कि कोर्ट केस नहीं चल रहा होना चाहिए, किसी भी ऑफेंस में कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए, फिट एंड प्रॉपर पर्सन होने चाहिए। वेंचर कैपिटल फंड के रिसोर्सेज से रिलेटेड भी चीज़ें दी गई हैं कि कितना कितना अमाउंट वो जो है उठा सकते हैं। लेट्स से मेरी कंपनी है, मैं चाहता हूँ कि कोई वेंचर कैपिटलिस्ट मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करे, तो मैं कितना अमाउंट उठा सकता हूँ, क्या इससे रिलेटेड रेगुलेशंस हैं। तो एनी इन्वेस्टर से मैं पैसे ले सकता हूँ, एनआरआई से भी ले सकता हूँ। ठीक है, वे ऑफ इश्यू यूनिट्स प्रोवाइडेड अमाउंट जो है, मिनिमम अमाउंट यहाँ पर जो मैं उठा सकता हूँ वो मैं 5 लाख का उठा सकता हूँ, इससे नीचे नहीं होना चाहिए, मिनिमम अमाउंट है। ठीक है, इससे ऊपर हो सकता है, मिनिमम अमाउंट इतना है। एंड बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स है, बहुत लोगों से मैंने बात की, सबसे मैं पैसे ले रहा हूँ, तो मिनिमम 5 करोड़ का सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे मुझे उठाना होगा ये पैसे। और ये जो लिमिट्स हैं, अगर मैं मेरे खुद के कंपनी के अंदर के एम्प्लॉयज़ या फिर अंदर के जो पीपल हैं उनसे पैसे ले रहा हूँ तो उन पर अप्लाइड नहीं है, बट हाँ, कंपनी के बाहर जो लोग हैं उन पर अप्लाइड है। कमिटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 5 करोड़ का फ्रॉम ऑल द इन्वेस्टर्स होना चाहिए। ओके, सो दीज वर द वेरियस रेगुलेशंस। नाउ लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन एज पर द गाइडलाइंस ऑफ सेबी विद रिस्पेक्ट टू वेंचर कैपिटल फंड्स। दे कैन रेज मनी फ्रॉम एनी इन्वेस्टर इन वेरियस फॉर्म्स, और उसका मिनिमम अमाउंट क्या है पूछा गया है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख। वी हैव जस्ट नाउ सीन द मिनिमम अमाउंट हियर इज 5 लाख, so C is the right answer. Okay, so that was it with respect to these two chapters. I hope you all enjoyed this session. इसी तरीके से अपने सारे के सारे जो आपका प्रिपरेशन है उसे और अच्छे ट्रैक पे लाने के लिए यू नीड टू प्रैक्टिस, एंड फॉर दैट यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ। आई एंड IFS के 400 सॉल्व मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कंपाइल किया है इनटू वन फाइल। आप सारे चैप्टर्स जो है पढ़ के वहाँ उस फाइल में से जो क्वेश्चंस हैं उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इस पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दैट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन फॉर द प्रैक्टिस। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस की बात आई गई है तो यू आल्सो आर रिक्वायर्ड टू प्रैक्टिस, एंड इसके लिए मैं आपको मई 2023 में इन 2 चैप्टर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपके स्क्रीन के सामने दिखाने वाला हूँ। यू हैव टू कमेंट द आंसर 1 2 3 4 जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसके साथ आपको आंसर्स कमेंट करने हैं। लेट्स सी किनके आंसर्स सारे के सारे सही होते हैं। एंड लेट मी टेल यू, ये मई 2023 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर दिस। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, प्लीज डू पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर। एंड लेट मी टेल यू, रिमाइंड यू अगेन कि मई 2023 में ये क्वेश्चंस एक्चुअली पूछे गए थे। दीज आर द रिकलेक्टेड क्वेश्चंस। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, सिमिलरली यू हैव टू पॉज एंड आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, एक्चुअली 5 पूछे गए थे, 1 वी हैव नॉट बीन एबल टू रिकॉल, सो 4 क्वेश्चंस आपके सामने मैंने रखा, एंड आई होप यू विल बी आंसरिंग दीज क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन 8146 207241, या फिर you can drop a mail at hello@edutap.co.in,
एंड वी विल बी रिस्पॉन्डिंग टू यू ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। ठीक है, तो मेल में आप हमारे सेशन से रिलेटेड फीडबैक भी दे सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो ड्रॉप अ कमेंट अगर आपको ये सेशन हेल्प कर रहे हैं, इफ़ यू आर लाइकिंग दिस सेशंस। ऑल द बेस्ट, कीप योर कॉन्फिडेंस हाई, थैंक यू।